तो देखिए स्टाफिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है। देखिए स्टाफिंग कोई एक प्रोसेस नहीं है, रादर काफी सारी चीजों का मिक्सर होता है, ठीक है। तो स्टाफिंग का मतलब क्या होता है, मैन पावर प्लानिंग। देखो मैन पावर किसको कहते हैं, लिख लो, जिसको लिखना लिख लो। मैन पावर मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग, ठीक है। मैन पावर, हॉर्स पावर, हॉर्स पावर जानते हैं, गाड़ियों में हॉर्स पावर होता है, एचपी लिखा होता है। तो मैन पावर क्या हो गया, मेरे ऑर्गेनाइजेशन में कितने कर्मचारी, कितने लोग हैं जो काम कर रहे हैं, पहली बात है उसका प्लानिंग करना कि, कितने लोग चाहिए, कितने लोगों की आवश्यकता है, उनका रिक्रूटमेंट करना, बहाली लेना, सिलेक्शन करना, ट्रेनिंग लेना, कंपनसेशन देना, सैलरी पैसा देना, प्रमोशन और उनका मेंटेनेंस, ठीक है। Staffing involves finding the right person for the right job, having the right qualification, doing the right job at the right time। कि सही काम को करने के लिए सही व्यक्ति लेना, सही क्वालिफिकेशन वाले लोग रखना, और सही काम को सही समय पे कंप्लीट करवाना। तो ये पूरा स्टाफिंग का डिफिनीशन होता है। सबसे परफेक्ट डिफिनीशन स्टाफिंग का यही है, ठीक है, यहां से लेके यहां तक। चलिए अब आता है हमारा स्टाफिंग इंपॉर्टेंट क्यों होता है, स्टाफिंग का इंपॉर्टेंस क्या है। तो देखिए सबसे पहला इंपॉर्टेंस स्टाफिंग का ये है, स्टाफिंग से क्या होता है, हम अपने यहाँ कॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंट मतलब जो सक्षम है, सगम ने छ है, ठीक है, च छ ज झ अंग, सक्षम लोगों को हम अपने यहाँ काम पर रखते हैं, ठीक है। तो देखिए फिलिंग द रोल्स बाय ऑब्टेनिंग द competent personnel, staffing function is needed to fill the job position। देखो बिना स्टाफिंग के तुम अपने यहाँ जॉब वैकेंसियां फिल नहीं कर सकते हो, ठीक है। There will be no use of job position unless and until these are occupied by employees, and it is to staffing function that appoint employees are appointed to fill the vacant job। देखिए तो वैकेंट जॉब जो भी होते हैं, जो भी वैकेंसी खाली है, उसको फिल करने के लिए हमको स्टाफिंग फंक्शन की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। दूसरा क्या है, प्लेसिंग द राइट पर्सन एट द राइट जॉब। देखो हर पर्सन अलग अलग तरीके के काम को कर सकता है, हर पर्सन का नॉलेज क्वालिफिकेशन क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। तो स्टाफिंग से क्या होता है, हम सही उम्मीदवार को, सही व्यक्ति को सही काम पे क्या करते हैं, लगाते हैं। एक मिनट जो स्टाफिंग इंश्योर्स हायर परफॉर्मेंस बाय प्लेसिंग राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब, ठीक है। स्टाफिंग क्या करता है, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, सही कर्मचारी को सही जॉब, उनका सही पोजीशन क्या होगा वहां तक ये पहुंचाने में हेल्प करता है। इंप्लॉयज को उनके क्वालिफिकेशन के हिसाब से उनको ऑर्गेनाइजेशन में जगह दिया जाता है, ठीक है। जैसे अगर मैं स्कूल में अप्लाई किया, मैं बोला कि मैं बीएसटी इकोनॉमिक्स अच्छे से पढ़ाता हूँ, तो क्या मुझे अकाउंट से टीचर के रूप में रखना चाहिए, नहीं। तो मुझे क्या मिलेगा, अकाउंट से टीचर का रोल मिलेगा, ठीक है। तो इनसे क्या होता है, सही जॉब पोजीशन क्या होता है, फुलफिल होता है। चलो तीसरा, ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज। देखो जब जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने यहाँ काम करने के लिए अच्छे स्टाफ रखता है, ठीक है, उनको सही काम करने के लिए देता है, उनके अपने एम्प्लॉयज का, स्टाफ का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का ध्यान रखता है, तो उससे ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है, ग्रोथ होता है। चौथा, स्टाफिंग से क्या होता है, जो भी ह्यूमन रिसोर्सेज है, क्योंकि देखो स्टाफिंग बेसिकली कंसर्न किनसे है, जो भी आपके यहाँ स्टाफ है, जो भी इंप्लॉय हैं, जो भी कर्मचारी हैं, वही लोग होते हैं, ठीक है। तो स्टाफिंग में क्या होता है, हम अपने एम्प्लॉयज का सही यूटिलाइजेशन करते हैं। चलिए अब अगला आखिरी पॉइंट है पांचवा, हेल्प्स इन कंपीटिंग। देखो
अगर आप यहाँ काम करने के लिए अच्छे लोग रहेंगे, जैसे मान चलो मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, आज मार्केट में मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट का एक नाम है, कोई भी बच्चा को चाहता है कि भाई मुझे अच्छे से पढ़ाई पढ़ना है, मुझे सीबीएसई बोर्ड का स्टूडेंट हूँ, मुझे तगड़ा, मुझे अच्छे से पढ़ाई करना है कि मुझे अच्छा परसेंटेज आए, तो सबसे पहले लोग मेरे इंस्टीट्यूट के बारे में बोलते नहीं, अगर अच्छे से पढ़ाई पढ़ना है, थोड़ा फीस ज्यादा ही लगे लेकिन अच्छे से पढ़ाई हो जाएगा, तो जीनियस कॉमर्स क्लासेस में जाओ, वहां पे बहुत अच्छी अच्छी बुक से पढ़ाया जाता है, क्वेश्चन आंसर को अच्छे से डिस्कस किया जाता है, सिलेबस टाइमली कंप्लीट हो जाता है, रिविजन्स को कंटिन्यूसली करवाया जाता है, ठीक है। तो मेरे यहाँ बेसिकली क्या है कि अच्छे हाईली क्वालिफाइड स्टाफ है, गुलशन सर का अच्छा क्वालिफिकेशन है, मेरा अच्छा क्वालिफिकेशन है, मैं जो चीज पढ़ा सकता हूँ मैं वही पढ़ाता हूँ, गुलशन सर जो पढ़ा सकते हैं वो वही पढ़ाते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि हम मार्केट में compete कर पाते हैं, ठीक है। चलो, अब आता है तुम्हारा स्टाफिंग प्रोसेस। ये इंपॉर्टेंट है, बीबीआई है, इसको ध्यान से देखिए। देखो स्टाफिंग प्रोसेस कैसे होता है, कैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने यहाँ लोगों को जॉब पे लेता है, कैसे उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, ठीक है, कैसे उनको कैसे उनको ट्रेनिंग देता है, कैसे उनको प्रमोशन मिलता है, ये सारा प्रोसेस। एक मिनट जो, एक मिनट रुकिए। तो देखिए स्टाफिंग प्रोसेस में सबसे पहला प्रोसेस होता है तुम्हारा एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। तो सबसे पहले तुमको यह एनालिसिस करना होता है कि तुमको यहाँ अपने यहाँ काम करने के लिए टोटल कितने लोगों की आवश्यकता है, ठीक है। जिसको कहते हैं एस्टिमेशन। देखो एस्टिमेटेड एस्टिमेशन का मतलब होता है अनुमान लगाना, और मैन पावर मतलब हो गया काम करने वाले लोग, और रिक्वायरमेंट मतलब आवश्यकता है कि तो तुमको पहले ये अनुमान लगाना होता है कि मुझे अपने यहाँ काम करने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता है, ठीक है। तो इसमें ये जानने के लिए हम ये तीन एनालिसिस करते हैं, ठीक है। पहला होता है वर्कलोड एनालिसिस, दूसरा है वर्कफोर्स एनालिसिस, तीसरा है दोनों को। अब देखो वर्कलोड एनालिसिस क्या होता है। देखिए दिस रिक्वायर्स फाइंडिंग नंबर्स एंड टाइप्स ऑफ एम्प्लॉइज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म वेरियस जॉब डिजाइन इन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो पहले वर्कलोड एनालिसिस में तुम क्या करते हो, तुम सबसे पहले ये एस्टिमेट करते हो कि मेरे यहाँ काम कर जितने भी जॉब पोजीशंस हैं, ठीक है, जितना भी मेरे यहाँ अलग अलग तरह के जॉब हैं, उसके लिए कुल कितने लोगों की आवश्यकता है, ठीक है। पहले हम टोटल नंबर को एस्टिमेट करते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलो कि मैं एक होटल खोलता हूँ, मैं देखता हूँ कि यार मुझे कुक भी चाहिए, मुझे गेट कीपर भी चाहिए, मुझे जो लोगों को सर्व करे वो भी स्टाफ चाहिए। तो कुक कम से कम 3-4 होने चाहिए, ठीक है, 4 कुक होना चाहिए। एक हेड कुक रहेगा जो सबको देखे, हेड कुक होगा तुम्हारा, ठीक है। फिर गार्ड होना चाहिए, कम से कम 2 से 3 गार्ड होने चाहिए तुम्हारे पास। तुम्हारे यहाँ सर्विंग स्टाफ कम से कम 5-6 होने चाहिए। तो तुम कुल एक आइडिया ले लिए कि 5, 3, 8, 6, 14 मतलब 15 लोगों की तुमको कुल आवश्यकता है। तो पहले हम वर्कलोड एनालिसिस करके ये देखते हैं कि हमको अपने यहाँ काम करने के लिए टोटल कितने कर्मचारियों की आवश्यकता है। उसके बाद क्या एनालिसिस करते हो तुम, वर्कफोर्स एनालिसिस, ठीक है। वर्कफोर्स एनालिसिस का मतलब क्या होता है, वर्कफोर्स एनालिसिस का मतलब होता है इट मींस एनालाइजिंग एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स और एम्प्लॉइज ऑलरेडी ऑक्युपाइंग द जॉब पोजीशंस। तो अब तुम ये देखते हो कि मेरे यहाँ टोटल कितना काम था और कितने लोग मेरे यहाँ पहले से काम कर रहे हैं। जैसे मैंने देखा कि मेरे टोटल 15 लोग थे, ठीक है। तो मैं देख रहा हूँ यार मेरे यहाँ भी 10 लोग काम पे लगे हुए हैं, ठीक है। और ये सारे लोगों के काम का बर्डन क्या है, या तो ज्यादा है या कम है। दो चीज होता है देखो, ओवर बर्डन और अंडर बर्डन। अंडर बर्डन मतलब क्या होता है, काम है 2 लेकिन स्टाफ लगा दिया मैंने 5, जबकि ये काम सिर्फ 2 लोगों से ही हो सकता है, फालतू का मैं 3 लोगों को बैठा के सैलरी दे रहा हूँ। 3 लोगों को क्या क्या करूंगा, मैं नौकरी से निकालूंगा, ठीक है, या कोई दूसरा नया काम स्टार्ट करूंगा उसमें उनको लगा दूंगा। या अगर मान के चलो कि मैंने देखा कि 5 टोटल काम करना है 5 और वर्कर्स है सिर्फ 2, तो सारे लोगों पे क्या है, ओवर बर्डन है। ओवर बर्डन मतलब जरूरत से ज्यादा काम उनके ऊपर कंधे के ऊपर में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो 3 काम एक्स्ट्रा है, तो मैं क्या करूंगा फिर 3 लोगों को और अपने यहाँ जगह दूंगा।
तो ये काम ना तुम तीसरे स्टेज में करते हो, तुम कंपैरिजन करते हो, तुम टोटल वर्कलोड का और वर्कफोर्स को कंपेयर करते हो कि यार टोटल कितना काम था, उस टोटल काम को करने के लिए फिर कितने लोग अभी लगे हुए हैं, क्या ये ओवर बर्डन है, अंडर बर्डन है। अगर अंडर बर्डन है तो जो लोग एक्स्ट्रा फालतू का पैसा खा रहे हैं बैठ के, उनको तुम नौकरी से निकालोगे, और जो लोग अगर ओवर बर्डन है तो नए लोगों को मैं नौकरी पे, जॉब पे अपने यहाँ रखूंगा। तो ये बात कब पता चलेगा तुम्हारा, ये तीनों को जब कंपेयर करते हो तब तुमको ये बातें पता चलती हैं। एक मिनट जो नोट्स आ गया है, मैं अपलोड कर रहा हूँ अकाउंट में। सुने जैसा रंग तेरा जोड़ी जैसे बाल, एक तू ही धनवान जो, क्या नाम है, स्टॉकिंग। चलिए, तो अब इसका जो एनालिसिस होता है तुम्हारा, ये हुआ पहला स्टेज जिसको क्या कहते हैं, एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर प्लानिंग। इसमें हम क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं, अनुमान लगाते हैं, आइडिया लेते हैं कि टोटल कितने लोग हैं, कितने लोगों की आवश्यकता हमको अपने यहाँ काम करने के लिए पड़ती है। ठीक है, तो ये सबसे पहला स्टेप। इस स्टेप के बाद जो दूसरा स्टेप हमारा आता है, दैट इज रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है वैकेंसी निकालना। क्या निकालना, जॉब वैकेंसी निकालना। तुमने एस्टिमेट कर लिया कि मुझे 5 लोगों और की आवश्यकता है, तो 5 लोगों के लिए नौकरी के लिए तुम क्या करोगे, प्रचार दोगे, एडवर्टाइजमेंट दोगे। जैसे न्यूज़पेपर में जैसे बैंक पीयू की वैकेंसी आती है, क्लर्क की आवश्यकता है, एक लड़के लड़कियों की, ऐसे करके तुम वैकेंसी निकालोगे। तो रिक्रूटमेंट तुम निकालते हो। रिक्रूटमेंट में तुम्हारा गोल टारगेट क्या होता है, रिक्रूटमेंट में तुम्हारा एक ही मकसद होता है कि जितने ज्यादा से ज्यादा मेरे यहाँ एप्लीकेशन आ जाए। जितने ज्यादा एप्लीकेशन आएगा तुम्हारे लिए उतनी अच्छी बात रहेगी, क्यों, क्योंकि तुम्हारे पास ऑप्शन उतने ज्यादा अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, तो देखिए, इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग। इंड्यूसिंग करने मतलब क्या हो गया, प्रेरित करना। प्रेरित करना द पीपुल टू अप्लाई फॉर द जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन। आफ्टर असेसिंग द नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉयज रिक्वायर्ड द मैनेजर ट्राइज दैट मोर एंड मोर पीपल शुड अप्लाई फॉर द जॉब। ताकि आपके पास ज्यादा ऑप्शन हो अच्छे कैंडिडेट को सिलेक्ट करने का। तो रिक्रूटमेंट हम क्या करते हैं कि हम अपने यहाँ कोशिश करते हैं मेरा ज्यादातर लोग जॉब के लिए अप्लाई करें। जितने ज्यादा लोग अप्लाई करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट रहेगा, उतना ही आपके लिए फायदा है। क्यों, क्योंकि फिर उतने ज्यादा लोग आपके लिए अप्लाई करेंगे जॉब के लिए। ठीक है, इसके बाद होता है सिलेक्शन। सिलेक्शन क्या होता है, देखो मान के चलो कि मेरे यहाँ वैकेंसी 5 थी और 100 लोगों ने अप्लाई, रिक्रूटमेंट प्रोसेस में टोटल 100 लोगों ने अप्लाई किया। ठीक है, तो मुझे तो सिर्फ 100 में से सिर्फ 5 को ही ना सिलेक्ट करना है, सिर्फ 100 में से 5 को सिलेक्ट करना है। तो अब 5 को सिलेक्ट कैसे करोगे, उसके लिए कोई क्राइटेरिया होगा। तो तुम करोगे, मैं प्री का एग्जाम लूंगा, मैं मेंस एग्जाम लूंगा, मैं इंटरव्यू एग्जाम लूंगा। ठीक है, तो सिलेक्शन में क्या करते हो, तुमको जो सबसे सही तुम सबसे सही कैंडिडेट का, जो सबसे तेज टैलेंटेड कैंडिडेट हो तुम उसका चुनाव करते हो। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, इट रेफर्स टू चूजिंग द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट टू फिल द वैकेंट जॉब पोजीशन। द सिलेक्शन इज डन थ्रू। अब इसमें क्या होता है, लोग इंटरव्यू टेस्ट के माध्यम से क्या करते हैं, सबसे बेस्ट कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हैं। तो यही कहलाता है तुम्हारा सिलेक्शन प्रोसेस। अब इसके बाद जो जिन लोगों का सिलेक्शन हो जाता है, तुम उनका क्या करते हो, प्लेसमेंट करते हो, उनको जॉब लेटर देते हो कि चलिए आपका प्लेसमेंट हो गया, आप मेरे यहाँ सेलेक्ट हो चुके हुए हैं। तो यह कहलाता है प्लेसमेंट। ठीक है, तो प्लेसमेंट का मतलब क्या हो गया कि ये कैंडिडेट को ये बताना कि आपने, आपका सिलेक्शन हो गया, आपको मेरे यहाँ इस पोस्ट पे काम मिलता है, आप इस तारीख से मेरा ज्वाइनिंग कर लेना। ठीक है, तो बेसिकली प्लेसमेंट में हम क्या करते हैं उसको, अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट लेटर मतलब ज्वाइनिंग पत्र उसको देते हैं और उसको बोलते हैं कि आप मेरे यहाँ अगले महीने से काम पे आना शुरू कर दो। ठीक है, और दूसरा होता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है, जैसे अगर आप कभी स्कूल में पढ़े होंगे, तो जब स्कूल में नए बच्चों का एडमिशन होता है तो नए बच्चे आते हैं, टीचर बोलता है कि हमारे क्लास में न्यू एडमिशन है, ये नए नए स्टूडेंट है। ठीक है, और एक मिनट जो, क्या कर रहा हूँ यार, तो ओरिएंटेशन का मतलब होता है इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू एम्प्लॉय। आप यहाँ काम करने के लिए नए लोग आते हैं, उनको हम जॉब के लिए अप्लाई करवाते हैं। ठीक है, सॉरी, ओरिएंटेशन में हम क्या करते हैं, जो नए लोग ज्वाइन करते हैं
उनको ऑर्गेनाइजेशन में लोगों से उनका इंट्रोडक्शन करवाते हैं। देखिए ये रहे स्टाफ हैं, ये आपके मैनेजर हैं, ये आपके बॉस हैं, आपको कंप्लेन होगा तो आप यहाँ पे कंप्लेन कीजिएगा, इसको कंप्लेन कीजिएगा, ठीक है, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन से क्या करें, फेमिलराइज कर सकें, ठीक है। फिर होता है ट्रेनिंग। कोई हर ऑर्गेनाइजेशन अपने यहाँ लोगों का काम करने की पोटेंशियल को इंप्रूव करवाने के लिए उनको ट्रेनिंग देता है। ट्रेनिंग करने से क्या होता है, उनका काम करने की क्षमता जो होती है वो इंप्रूव होती है, उनका डेवलपमेंट होता है, उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, ठीक है। ट्रेनिंग हर ऑर्गेनाइजेशन करती है। ट्रेनिंग के माध्यम से क्या होता है, लोगों को नए नए चीजों के बारे में, नए नए टेक्नोलॉजी के बारे में, नए नए मेथड के बारे में उनको हम जानकारी प्रोवाइड करते हैं। इनसे इनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। ट्रेनिंग के बाद क्या होता है, एक मिनट जो, चलिए ट्रेनिंग ही है यहाँ तक है ना। चलो देखो यहाँ पे ना 5 पॉइंट करके इंड किया है। आप लोग ना बुक में, एक मिनट को मैं बताता हूँ। चलिए कोई बात नहीं, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है, ठीक है। अब देखो नॉर्मली एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, यहीं तक के स्टेप को फॉलो करता है, लेकिन इसके बाद भी ये छठा स्टेप होता है। लेकिन ये छठा स्टेप जो बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, कंपनियां होती है ना, वो करती है, ठीक है। तो आप लोग 5 पॉइंट में देखे, छठा पॉइंट भी उसको बना सकते हो, ठीक है। बिहार बोर्ड में पांचवें के बाद ये छठा प्रोसेस के रूप में लिखा हुआ है। और बहुत से बुक्स में एक नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन 80 to 90% ऑर्गेनाइजेशन यहीं तक के स्टेप को फॉलो करती है। चलिए इस वक्त अगला स्टेप क्या होता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब क्या होता है, जो भी जो भी आपके यहाँ लोग काम कर रहा है, आखिरकार वो काम अच्छे से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या वो काम को गलत तरीके से कर रहा है। अगर मान के चलो कोई ऑर्गेनाइजेशन में कोई इंप्लॉई है, बहुत मेहनत किया, साल भर बहुत अच्छे से काम किया, तो उनके परफॉर्मेंस की जांच भी की जाएगी कि मेरे यहाँ कौन लोग बैठ के खाना खा रहा है और कौन लोग बैठ के एकदम ईमानदारी से काम कर रहा है। तो उनके परफॉर्मेंस का आकलन होता है। अप्रेजल मतलब क्या हो गया, आकलन हो गया। और अगर कोई एम्प्लॉई बहुत अच्छा काम किया, उसके परफॉर्मेंस से बहुत लोग सेटिस्फाइड है, तो फिर क्या करेंगे, लोग उसको प्रमोट करेंगे, प्रमोशन मिलता है, गिफ्ट मिलता है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल, ठीक है। परफॉर्मेंस अप्रेजल से जो कर्मचारी हैं उनके परफॉर्मेंस का आकलन होता है, कौन एम्प्लॉय अच्छा काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। जो नहीं कर रहा है उसको डिमोशन मिलेगा, उसको वार्निंग मिलेगा, या उसके बाद भी नहीं होता है उसको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो छठा स्टेप परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है, ठीक है। सातवां होता है प्रमोशन। देखो परफॉर्मेंस अप्रेजल के स्टेप में जो लोग बहुत ही अच्छे से काम किया उनका क्या होता है, प्रमोशन होता है। प्रमोशन का मतलब क्या होता है, प्रमोशन का मतलब होता है कि उनको हायर जॉब पोजीशन मिल जाता है, ठीक है। उनको ज्यादा सैलरी मिलता है, उनका सैलरी क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। उनका सैलरी इंक्रीज हो जाता है, उनका पास पावर उनका बढ़ जाता है, उनको इज्जत रिस्पेक्ट ज्यादा मिलती है पहले के कंपेयर में। तो इसी को कहते हैं प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग। फिर होता है तुम्हारा कंपनसेशन। कंपनसेशन का मतलब आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कि सैलरी और वेजेस। तो फिर जब उनको फिर उनको मेहनत के बदले में उनको फिर सैलरी दिया जाता है। सैलरी दो तरीके का होता है, एक होता है टाइम बेस्ड, एक होता है परफॉर्मेंस बेस्ड। टाइम बेस्ड मतलब जैसे हर हर आदमी, मतलब जैसे आप लोग के पिताजी को हर मंथ में कुछ, सॉरी 30 डेज पे या 20, गवर्नमेंट जॉब में तो 24 दिन के बाद सैलरी मिल जाती है, प्राइवेट में 1 महीने के बाद मिलती है, ठीक है। तो ये टाइम बेस्ड होता है। और दूसरा होता है परफॉर्मेंस बेस्ड। परफॉर्मेंस बेस्ड का मतलब क्या होता है कि आप जितना ज्यादा परफॉर्मेंस करोगे उतना ज्यादा आपको पैसा मिलेगा। जितना आप प्रोडक्शन करोगे, जितना आप आउटपुट जनरेट करोगे, पर आउटपुट आपको मैं पैसा दूंगा, ठीक है। जैसे मैं अपने यहाँ का टीचर को पढ़ाने के लिए रखूं, उनको बोलूं कि आप जितने ज्यादा क्लासेस लीजिएगा मैं आपको उतना ज्यादा पैसे दूंगा, जितना कम उतना कम पैसे दूंगा, पर बैच के हिसाब से। तो ये परफॉर्मेंस के हिसाब से हो गया। और टाइम बेसिस का, कि आप मेरे यहाँ आइए आपको हर महीने सैलरी मिलेगी। ये दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ये था स्टाफिंग प्रोसेस। आज के क्लास में यहीं तक पढ़ेंगे, ठीक है। अगले क्लास में चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एक मिनट देख लेता हूँ आगे क्या है पढ़ना। स्टाफिंग चलो प्रोसेस ठीक कल है, पढ़ाइएगा। नहीं नहीं स्टाफिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गया, अब एक और टॉपिक पढ़ लेते हैं आगे, मान जाओ। देखो अब आता है अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर सारे कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है।
देखो स्टाफिंग में ये बेसिकली देखो स्टाफिंग एक्चुअली ना तीन चीजों का मिक्सचर है। किन किन तीन चीजों का? रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और ट्रेनिंग। बेसिकली अगर देखा जाए तो स्टाफिंग में ये तीन चीजें। तो रिक्रूटमेंट का मैंने मतलब आपको बताया। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि मैं अपने यहाँ जो भी मेरे यहाँ वैकेंट जॉब पोजीशन है, जो भी मेरे यहाँ वैकेंसी खाली है, मैं उस पर क्या करूं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अप्लाई करवाऊं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रेरित करूं कि आप मेरे यहाँ अप्लाई करो। ठीक है। अच्छा एक चीज बता रहा हूँ, सीबीएसई बोर्ड वालों का नवंबर में एग्जाम है, पता है कि नहीं पता है आप लोग को ये बात? अंशु, जिससे आप लोगों को पता है कि नहीं, यस आप लोग का नवंबर में एग्जाम है, शायद प्री बोर्ड बोर्ड के पैटर्न पे लिया जाएगा, जितने भी सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट यहाँ बैठे हुए हैं। सर। सर 2 फेज में सर एग्जाम होगा सर। अब दो एग्जाम होगा तो क्या वो बोर्ड एग्जाम होगा? बोर्ड एग्जाम की तरह होगा क्या नवंबर वाला एग्जाम? जी सर, सेंटर पे ही होगा सर, लेकिन वो अच्छा सर अपने स्कूल, स्कूल में ही होगा। अच्छा स्कूल में होगा, हाँ। ओके। यस और सर। वो क्या फिर बोर्ड एग्जाम को खत्म ओ कर एम दिया आर गया कि शीट पे बोर्ड होगा एग्जाम सर। फिर हो? अच्छा अच्छा। तो जो मार्च में बोर्ड एग्जाम होता है वो भी होगा कि उसको खत्म नहीं किया गया ना? सर 2 फेज में होगा, एक नवंबर में और एक मार्च या अप्रैल में। अच्छा अब सेंटर नहीं ये जाएगा जो मतलब कि एग्जाम अब होगा ये जैसे सर पहले जो, 90 मिनट का होगा सर। और वो अच्छा जो एग्जाम अच्छा। होगा वो 2 घंटे का सब्जेक्टिव एग्जाम होगा। अच्छा वो भी एग्जाम होंगे और ये भी होगा, मतलब दो बार तुमको 50-50 मार्क का देना होगा और फिर एक जी मेन सर, एग्जाम जी देना सर, जी पड़ेगा सर। लास्ट में। नो सर, सिर्फ ओ 2 ही भाई, एग्जाम होगा। अच्छा बस ये दो एग्जाम, ओके ओके। दूसरा वाला एग्जाम होगा वो सब्जेक्टिव हो जाएगा तुम्हारा। जी। तो उसमें उसमें पूरा बुक से आ जाएगा क्वेश्चन, कि जो 50% बचा हुआ है, उससे आएगा। सिलेबस सर देखिए सर, समझ में आ जाए। अच्छा अच्छा, मैंने देखा नहीं है सर। हम्म, क्या लगता है इससे सीबीएसई वाले में बच्चे एडमिशन कम करवाएंगे, बिहार बोर्ड में ज्यादा जाएंगे, या कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे? अंशु क्या लगता है? ऐसा नहीं है सर, वो तो कोरोना पैंडेमिक के चलते ऐसा हो रहा है सर। कम से प्रमोट करने पे तो अच्छा है, कुछ ना कुछ तो ले रहा है। हम्म। प्लानिंग कर लिया। हाँ वही 50% सिलेबस ही आएगा मार्च में भी। 50% अभी होगा, 50% बाद में होगा। वही है। अब एक बोर्ड एग्जाम नहीं हो सकता, दो एग्जाम होंगे। नाइस, वही मेरे को भी कंफ्यूजन। अच्छा अच्छा राहुल, इसीलिए अनुभव इतना परेशान हो गया है क्लास करने के लिए। सर। क्या राहुल, इसीलिए अनुभव इतना यस सर। परेशान हो गया? तीन तीन ही महीना है अब तो। आज गया है तो अब बाप रे। बुक सब लेने गए। हम्म। पता नहीं क्यों ऑनलाइन क्लास ज्वाइन नहीं किया, कर लिया होता है उसका बीएसटी इकोनॉमिक्स भी काफी कंप्लीट हो गया होता है अभी तक। बोलता है समझ में ही नहीं आता है। अरे कैसे, क्या समझ में नहीं आ रहा है बताओ? यहाँ भी पढ़ा ही रहा हूँ, वहां भी पढ़ा ही रहा हूँ। अकाउंट्स का ऑफलाइन चल रहा है, अकाउंट्स का ऑफलाइन कर लो। अब हम्म। मैं अगर आऊंगा तब तो फिर 2 घंटे बैठने पड़ेंगे, 2 ढाई घंटे, फिर अगर मेरा भी क्लास पर डे होगा, अकाउंट से भी क्लास पर डे होगा। अच्छा एक चीज बता दे हाँ। रहा हूँ, क्योंकि जब मैं स्कूल ज्वाइन कर लूंगा तो स्कूल का टाइमिंग अभी मॉर्निंग है, ठीक है? तो आप लोग को 5:30-6 बजे से बुलाऊंगा फिर क्लास करने के लिए। सुबह। हाँ, मतलब जो ऑफलाइन ऑनलाइन कर लोगे ऑनलाइन कर लेना, ऑनलाइन कंटिन्यू चलेगा। जो जिसको हाँ। ऑफलाइन पढ़ना है मतलब टाइम चेंज करना पड़ेगा ना, फिर रेगुलर स्कूल हो जाएगा तो फिर मैं क्या करूंगा? हाँ। बाकी ऑनलाइन क्लास चलता ही रहेगा, जिससे जिसको भी कभी डाउट होगा सैटरडे संडे को मिलकर बात कर लिया जाएगा। यही करना पड़ेगा। चलिए, तो देखो स्टाफिंग रिक्रूटमेंट में हम क्या करते हैं, हमारा क्या इंटेंशन था? रिक्रूटमेंट का मतलब क्या था कि हम अपने यहाँ ज्यादा से ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट को अप्लाई कर रहे हैं कि वो मेरे यहाँ जॉब पोजीशन के लिए क्या करें, अप्लाई करें। ठीक है। In general words, recruitment means searching for candidates who can perform the vacant job and inducing them. तो बेसिकली क्या होता है कि हम रिक्रूटमेंट प्रोसेस में अपने यहाँ ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरी फॉर्म के लिए अप्लाई करने के लिए प्रेरित करते हैं, कोशिश करते हुए अप्लाई करें। ठीक है। अब देखो रिक्रूटमेंट का ना ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको तो जरूर याद करना, एक कंफर्म क्वेश्चन आता है इससे कि मेंशन द टू सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। तो देखो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूटमेंट करने के ना दो सोर्स होते हैं, एक होता है इंटरनल सोर्स, एक होता है एक्सटर्नल सोर्स। तो देखो इंटरनल सोर्स का मतलब क्या हो गया कि हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में ही, अंदर से ही हम क्या करते हैं, कोई भी जॉब पोजीशन को फिल कर लेते हैं, हम बाहर से किसी लोगों को नौकरी पर नहीं रखते हैं। ठीक है। जैसे मान के चलो कि किसी स्कूल में अकाउंट्स और बीएसटी के अलग अलग टीचर थे, ठीक है? इकोनॉमिक्स से टीचर छोड़ के भाग गए किसी दूसरे स्कूल में, तो इकोनॉमिक्स का वैकेंसी हो गया। स्कूल वालों ने बोला कि अब बाहर से टीचर को बुलाओ, नया टीचर को बुलाओ, हम जानते नहीं हो क्या पढ़ाएगा कैसे पढ़ाएगा, एक काम करते हैं
बीएसटी वाले टीचर को ही इकोनॉमिक्स पढ़ाने के लिए दे देते हैं। तो यही हुआ इंटरनल रिक्रूटमेंट। मैं बाहर से किसी को क्या नहीं, अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे किसी लोग को मैंने वो काम करने के लिए दे दिया, तो यही कहलाता है इंटरनल रिक्रूटमेंट। अच्छा, एक क्वेश्चन मुझे पूछना है, एक बात बताओ, 9th 10th में जियोग्राफी एसएसटी का पेपर में मतलब क्या मतलब तुम लोग को कैसे पढ़ाया गया था सीबीएसई बोर्ड में? टीचर आते थे बस लिखवाते रहते थे चैप्टर 1 चैप्टर 2 ऐसे करके? नो सर, लिखवाते थे, एक्सप्लेन करते थे, लिखवाते कम थे, खुद से नोट्स बनाना देखो, था। अच्छा खुद से नोट्स बनाना था। यस ओके सर। ओके। यस सर, और एक नोट्स और खुद से चीज, बनाते थे उसमें। अच्छा एक और चीज बताओ, उसमें बच्चे डाउट्स पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं? बहुत कम। यस सर। मतलब एकदम ना बहुत कम क्लाउड से मतलब आते शायद थे, कहानी सुना दिए और बस चले गए, बच्चे सुन लिए, बस मतलब बैठे गए। ठीक है, क्योंकि अब हमको सर ज्योग्राफी 60-70 नोट्स बच्चे खुद पढ़ाना आते से है। हैं, कौन बनाइए कौन पूछेगा सर, जो? नोट्स खुद से बनाइए, नोट्स खुद से याद कीजिए। अच्छा अच्छा, तो वहां बस रीडिंग देते थे क्या टीचर लोग आके, बुक में अंडरलाइन करवा देते थे? सर एक्सप्लेन आके कर दिए, एक बार पढ़ दिए, इंग्लिश में समझा दिए, हो गया। अच्छा, जैसे मैं बीएससी पढ़ा रहा हूँ इस तरीके से नहीं? नो सर, लाइन बाय लाइन नहीं, वो बस बुक पकड़ लेते और ये पूरा कहानी की तरह अच्छा सर ठीक पढ़ा है, के चले जाते एक दिन में। ओके ओके। ऐसा अच्छा नहीं कि लाइन एक बाय और लाइन चीज, सर टॉपिक एक पढ़ा अच्छा रहे। एक ठीक है टॉपिक पकड़ के उसको अपने से समझाते थे। ठीक है। और एक और बात बताओ, एक मिनट, बुक वो एनसीईआरटी लेकर आते थे क्या, या कोई साइड बुक यस लेकर आते थे? सर, एनसीईआरटी नो था। सर, साइड बुक रहता है। साइड बुक सर। सर हम लोग ओके का ओके। अच्छा, तो टीचर लोग तुम लोग को हम बोलते लोग था में क्या कि तुम लोग ये यही बुक खरीद लो? नो सर सर, हम लोग ऐसा नहीं साइड करते। ओके ओके ओके, ठीक है। क्या और क्या स्टूडेंट एसएससी की भी कोचिंग करते हैं क्या, लाइक ज्योग्राफी की अलग, हिस्ट्री की अलग? नो सर। ओके ओके, नो सर, एसएससी का कोचिंग कौन करेगा? रटना ही है। नहीं हम लोग किए थे हिस्ट्री का किए थे हम लोग, नानी याद आ गई थी हम लोग को। चलो देखता हूँ। चलिए, बहुत बोरिंग क्लास होता था लेकिन वो क्लास में। अच्छा चलिए, देखिए, तो रिक्रूटमेंट के दो बेसिक सोर्सेज होते हैं। तो इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होता है, मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के विदिन से ही लोगों को काम पर रख लेता हूँ, मैं कहीं और से बाहर नहीं जाता हूँ। तो इसमें फायदा क्या होता है? फायदा होता है कि ये सस्ता है, इकोनॉमिकल है। इसमें से जो पहले काम कर रहे जो एम्प्लॉइज हैं उनको मोटिवेशन मिलता है, ठीक है, उनको लगता है कि यार मैं अच्छा काम करूंगा तो मुझे प्रमोशन मिल जाएगा, ठीक है। इसमें जो जो नए जो दूसरा लोग आएगा तुमको उसको ज्यादा ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही काम कर रहा है, तो उसको अंदाजा है कि काम कैसे किया जाता है। तो ये इसका 3 मार्क का क्वेश्चन आता है, तो ये 3 फायदा है, ठीक है। लेकिन इसका कुछ नुकसान भी होता है। नुकसान क्या होता है कि आपके पास चॉइस बहुत ही सीमित है। मान लो चलो कि स्कूल में सिर्फ एक ही जो बीएससी का टीचर है, तो भाई अब तुमको उसी से मजबूरी में पढ़ाना होगा, चाहे वो जैसा भी पढ़ाए, ठीक है। दूसरा, कभी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब नए लोग नहीं आएंगे ना, तो नए आइडियाज भी नहीं आते हैं। और कोई ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत बिल्कुल नई नई खुली है, वहां पे ये मेथड सुटेबल नहीं है। ये मेथड पुराने जो ओल्ड है, जो काफी दिन से काम कर रही है, वहां पे मेथड तो काम भी करेगा, ठीक है। तो ये इसका नुकसान होता है। अब देखो, इंटरनल रिक्रूटमेंट का ना दो दो सोर्सेज होते हैं। एक होता है ट्रांसफर, एक होता है प्रमोशन। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि बैंक में काम करते हैं जो लोग काम करते हैं उनका ट्रांसफर हो जाता है, पुलिस डिपार्टमेंट में जो लोग काम करते हैं उनका बार बार ट्रांसफर होते रहता है। तो ट्रांसफर से मतलब क्या हुआ, जैसे मान के चलो कोई एक कंपनी है, उसका 2 ब्रांच है, एक सिटी ए में और बी में, ठीक है। सिटी ई में उसके पास काफी ज्यादा कर्मचारी हैं, फुल है काम करने के लिए, इसका 10 लोग हैं। सिटी बी में क्या हुआ, एक लोग काम छोड़ के भाग गया, सिर्फ 9 लोग, वहां एक लोगों की आवश्यकता है। तो वो कंपनी क्या करेगी, अपने ब्रांच ए से ब्रांच बी में एक लोगों को ट्रांसफर करके भेज देगी। और इसका फायदा कंपनी को क्या होगा, नए लोग को रखोगे, नए लोग को ट्रेनिंग दोगे, पैसा काफी खर्च होगा। जो पुराना आदमी जा रहा है काम करने के लिए, उसको काम पहले से आता है, उसमें पैसा नहीं खर्च होगा, तुमको प्रचार नहीं छापना होगा, तुमको लोगों को सिलेक्शन रिक्रूटमेंट एग्जाम्स में खर्चे नहीं करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये फायदा होता है। और दूसरा होता है प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब क्या होता है कि हम कोई भी वर्कर जो काम कर रहा है उसको एक पोजीशन, एक जॉब से दूसरे जॉब पर दे देना, लेकिन ज्यादा पावर, ज्यादा अथॉरिटी। जैसे मान के चलो, सेल्स का कोई मैनेजर था, कंपनी में काम करता था, वो कंपनी से छोड़ के भाग गया।
एक असिस्टेंट मैनेजर था जो जस्ट इसका जूनियर था। जब ये काम थोड़ा चला गया तो ये पोजीशन खाली हो गई, तो इस असिस्टेंट मैनेजर को क्या किया गया, प्रमोशन देके सेल्स मैनेजर बना दिया गया। तो सेल्स मैनेजर का जॉब का वैकेंसी फुलफिल हो गया। इस असिस्टेंट मैनेजर के जॉब पे इससे जो जस्ट जूनियर था इसको प्रमोट कर दिया गया। तो प्रमोशन ऐसे ही काम करता है, नीचे से लेके पूरे ऊपर तक में प्रमोट कर दिया जाता है। ठीक है, तो आज इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट तक ही पढ़ते हैं, आप लोग इसको अच्छे से याद करना। ठीक है, और इकोनॉमिक्स जो मैंने बोला था आज सारा चैप्टर, सारा पीछे का चैप्टर अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, तो शाम में 4:45 पर मिलते हैं। ठीक है, चलिए तब कोई डाउट होगा तो कल के क्लास में डिस्कस करते हैं। ठीक है, आज के क्लास के लिए इतना ही, अगले क्लास में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, जय जय हिंद।